ओके, एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज का क्या मतलब है कि आपने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, और इस सॉल्यूशन में आपने एक बॉडी एक एड्सॉर्बेंट डाल दिया। तो ये एड्सॉर्बेंट क्या काम करेगा, यहाँ पे जो भी कोई मटेरियल है, मतलब जो भी कोई पार्टिकल है, उसको अपने ऊपर अटैच कर लेगा। ठीक है, ये होता है एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। और इसका जो रिलेशन आता है, जो एड्सॉर्प्शन आता है, वो आता है कुछ ऐसा। मतलब ये रिलेशन कल अपना किस में आया था, फिजिक्स ऑप्शन में आया था, जहां पे अपन ने क्या लिखा था, x बाय एम इक्वल्स टू के पी 1/n। तो जो सोल्यूशन के अंदर अपन एड्सॉर्प्शन कराते हैं तो भी नियरली ये रिलेशन आता है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन इन सोल्यूशन इज फिजिक्स ऑप्शन। यदि फेज ऑप्शन होगा तो कैरेक्टरिस्टिक भी फिजिक्स ऑप्शंस वाले होंगे, पढ़ सकते हैं आप इसको। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम गैस मास्क, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। प्लीज ये पढ़िएगा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2-3 बार पूछा जा चुका है जेई में। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये तो खैर अभी करेंगे ही अपन वापस से। ये आप रीड करके याद करिएगा साहब, इसके अंदर मैं कुछ और नहीं करा सकता हूँ आपको, या बताऊं ये सब। भाई एड्सॉर्प्शन की से आप एड्सॉर्प्शन से आप हाई वैक्यूम बना सकते हैं। वैक्यूम बनाना वैसे नियर इम्पॉसिबल होता है, तो अपन क्या करते हैं, ये मान लो ये रूम है, इसके अंदर अपने को वैक्यूम बनाना है। तो पहले तो यहाँ पर आपने वैक्यूम पंप लगा दिया, वैक्यूम पंप, तो थोड़ा बहुत वैक्यूम जनरेट हो गया। और उसके बाद जब कुछ नहीं है तो आपने इसको बंद किया, और बंद करने से पहले इसमें आपने एक्टिवेटेड चारकोल डाल दिया। ठीक है, आपने क्या किया, इसमें एक्टिवेटेड चारकोल डाल दिया। एक्टिवेटेड चारकोल डालते ही जो बाकी की गैसेस, देखिए पहले तो यहाँ पे सब कुछ निकल गया, जो बाकी की गैसेस बची थी, जो आप वैक्यूम पंप से नहीं निकाल पाए थे, वो इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और आपको हाई ग्रेड वैक्यूम मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा, गैस मास्क बना सकते हैं जिसके अंदर फिर से एक्टिवेटेड चारकोल है, जो पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिलिका और एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू यूज एज एब्जॉर्बेंट फॉर रिमूविंग मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो जो बॉटल्स आती है ना, कोई भी किसी बॉटल के अंदर एक सिलिका पाउच आता है उसको स्टोर करने को, वो यही काम करता है कि सारा का सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे जो भी कोई बॉटल आप खरीदते हो उससे कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, आगे हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, सॉलिड है लिक्विड है, सॉलिड अपने कोई सॉलिड है, वो सॉलिड की सरफेस के ऊपर रिएक्शन होगी तो ये भी एड्सॉर्ब होगी, होगी सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। पढ़ लो यार, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। एड्सॉर्प्शन वही है कि जो आपने 10th के अंदर पढ़ा था वही है। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये आपको वैसे भी पढ़ना ही है डिटेल में जब वक्त आएगा तो। सर बोल भाई। सर वो एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स बताओ ना। भाई वो क्या कह रहा है, surface of certain precipitate such as silver halide have the property of absorbing some dyes like eosin and fluorescein, therefore producing characteristic color at the end point.
भाई तूने क्या किया, टाइट्रेशन कराई, जिस टाइट्रेशन के अंदर तेरे को AgCl मिल रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट की तरह, तो वो आखिर में जाके जब पूरा का पूरा AgCl बन जाएगा तो वो डाई से बाइंड करेगा और फिर उसका एक कलर प्रोड्यूस कर देगा कि आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे आप टाइट्रेशन रोक दो और AgCl का PPT नहीं बनेगा वैसा, ठीक है। हाँ सर। इसके बाद है कैटालिसिस। कैटालिसिस तो आपको मालूम ही है कि भाई कैटलिस्ट क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। जैसे एक ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है KClO3 का डिसोसिएशन, यदि आप बिना कैटलिस्ट के करवाते हैं तो ये 853 से 873 केल्विन तक होता है। और यदि आप इसमें MnO2 कैटलिस्ट डाल दें तो जो टेम्परेचर रेंज है वो कम हो जाती है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाती है, ठीक है। अब आपके पास किसी भी कैटलिस्ट के लिए दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रमोटर, एक होता है पॉइजन। प्रमोटर क्या काम करते हैं, प्रमोटर एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट बढ़ाते हैं, ठीक है। और पॉइजन क्या होते हैं, पॉइजन होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम करते हैं। जैसे आपने क्या किया, एक अमोनिया बनाने का प्रोसेस होता है, उसका नाम होता है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस के अंदर आयरन जो है वो तो कैटलिस्ट है, ठीक है, और मोलिब्डेनम जो है वो प्रमोटर है, आयरन की एक्टिविटी को एनहांस करता है। अब बात आई पॉइजन की। जैसे अब आपने क्या लिया, कैटालिटिक पॉइजन, आपने लिया एल्कीन CH2CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन आपने कराई H2PD BaSO4 के साथ, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन के रह जाता है। यदि आप BaSO4 नहीं डालते, सिर्फ H2PD डालते, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता CH3 तो बेसिकली BaSO4 इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को कम कर देता है और इसीलिए जो रिडक्शन है वो एक स्टेप पर ही रुक जाता है। तो ये यहाँ पे BaSO4 एक पॉइजन की तरह वर्क करता है। क्लियर है? अब है होमोजेनस कैटलिस्ट और हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। होमोजेनस कैटलिस्ट का मतलब क्या होगा, when reactants products catalysts are in same phase। एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल्स याद करने हैं। हेटेरोजेनस कैटलिस्ट का क्या मतलब होगा, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में हो। ठीक है, यहाँ पे ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये रहा, ये रहा। देखिए अब इसमें ना एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपको ये आपको एज सच याद करना है, इसीलिए मैं इसमें एनसीईआरटी में जा रहा हूँ। एक बार ऐसा क्वेश्चन कहीं देखा है मैंने, मतलब या तो प्रीवियस ईयर किसी एग्जाम में आया हुआ है या फिर कहीं ना कहीं देखा है अच्छी जगह पर, जहां पर ये क्वेश्चन था कि ओसवाल्ड प्रोसेस का कैटलिस्ट कौन है। तो उसमें दो ऑप्शन थे, एक था प्लैटिनम वायर और एक था प्लैटिनम गॉज। तो कौन है कैटलिस्ट, प्लैटिनम गॉज कैटलिस्ट है। तो प्लीज ये भी ध्यान देना है कि आपको ये पूरा याद हो, और एग्जाम्पल सिर्फ एनसीईआरटी के याद करने, यदि वैसे याद करने जाएंगे ना तो आपके पास इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हैं कैटलिस्ट के, पर आपको सिर्फ एनसीईआरटी के याद होने चाहिए, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल ये आपने 10th में पढ़ाई है। अब एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, ये क्या बोलता है कि भाई जब भी कभी कोई एड्सॉर्प्शन के थ्रू कैटालिसिस होता है ना, तो सबसे पहले कोई भी जो रिएक्टेंट्स है वो रिएक्टेंट्स जाएंगे और सरफेस की तरफ मूव करेंगे, मतलब जो भी कोई सरफेस है उसकी तरफ, फिर सरफेस पे वो बाइंड कर जाएंगे, मतलब वो सरफेस पे एड्सॉर्ब कर जाएंगे, फिर सरफेस पे एड्सॉर्ब करने के बाद वो रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद वो प्रोडक्ट बन जाएगा और फिर प्रोडक्ट का डिसॉर्प्शन हो जाएगा।
ये मैकेनिज्म होता है। तो यही 5 स्टेप्स जो हैं वो उन्होंने लिख के दिए हैं कि भाई डिफ्यूजन होता है, फिर एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑनटू सरफेस ऑफ कैटलिस्ट होता है, फिर केमिकल रिएक्शन होती है, फिर डिसॉर्प्शन होता है, और फिर डिसॉर्प्शन के बाद वापस से डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट, कि मतलब प्रोडक्ट जो है वो भाग जाता है, ठीक है, और फिर से फ्री वैलेंसीज बच जाएंगी, और फिर इसके ऊपर अगेन रिएक्टेंट्स आएंगे, बाइंड करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये रहा इसका डायग्राम कि भाई आपने कैटलिस्ट लिया जिसके अंदर फ्री वैलेंसी है, ए और बी आए, ए और बी आके इधर आए, एक और ए और बी, एक इधर बाइंड किया, एक इधर बाइंड किया, फिर ए और बी में रिएक्शन हुई, फिर ए और बी में रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बन गया, और फिर ये ए और बी का प्रोडक्ट बाहर निकल के भाग गया और वापस से रिएक्टेंट तैयार है रिएक्शन करने के लिए। अब इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, सबसे पहली बात है एक्टिविटी। अब जितने भी ये, अब यदि मान लो इनके बीच में बॉन्ड बना है, मतलब ए और बी इनसे बाइंड किए हैं, तो सीधी सी बात है कि जो एड्सॉर्प्शन हुआ होगा वो एड्सॉर्प्शन कौन सा हुआ होगा, केमिसॉर्प्शन हुआ होगा कि फिजिसॉर्प्शन हुआ होगा? केमिसॉर्प्शन हुआ होगा, बिल्कुल। एक सेकंड नमिश, तूने भाई कुछ पूछा ना मुझसे, क्या पूछा एक बार मैं चैट खोलता हूँ, बोल के पूछ लेता यार सर। तो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट ज्यादा इफेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि वो उसी वही कैटलिस्ट उसको इफेक्टिव ऑल्टरनेट पाथवे दे पाता है, वही कैटलिस्ट इफेक्टिवली गैस को एब्जॉर्ब कर पाता है, यदि एब्जॉर्प्शन की बात होती है तो वही कैटलिस्ट उतनी एनर्जी देता है कि ओके आओ काम हो सके, ठीक है। तो केमिस ऑप्शन होगा। फिर सेलेक्टिविटी क्यों आती है, प्लीज ध्यान दे, ये जो तेरा डाउट है नमेश। द सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज एबिलिटी टू डायरेक्ट, ठीक है, मतलब वो सेलेक्टिव होते हैं, और सेलेक्टिव होने का रीजन सिर्फ ये है कि जो एक्टिविटी का, जो एक्टिवेशन एनर्जी का चेंज एक पर्टिकुलर कंपाउंड करेगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी का चेंज एक पर्टिकुलर कंपाउंड करेगा, वो दूसरा करना बहुत मुश्किल है। कभी कभी करते भी हैं, तो एक ही रिएक्शन के लिए 2 या 3 कैटलिस्ट भी होते हैं, बट वो कम होता है, ठीक है। इसके अलावा फिर ये इंपॉर्टेंट है, शेप स्पेसिफिक कैटलिस्ट बाय जियोलाइट्स। देखिए जियोलाइट्स क्या होते हैं, जियोलाइट्स होते हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर जिनके स्पेसिफिक शेप होती है, ठीक है, हनीकॉम शेप होती है, ये लिखी। और ये बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन जो करवाने काम आते हैं। इसका एक सबसे क्लासिकल एग्जांपल है ZSM5। ZSM5 अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करने के काम में लिया जाता है, ठीक है। अब जितने भी जियोलाइट्स होते हैं इन सब में सिलिकॉन एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनता है। और ये जियोलाइट कैसे मिलते हैं जरा समझते हैं। देखिए जियोलाइट मिलने के लिए बेसिकली है ना, हमारे जो सी होता है उसके अंदर फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड जूप्लैंक्टॉन्स होते हैं। ये जो सी में इनफाइनाइट नंबर पे होते हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होते रहते हैं और कॉन्स्टेंटली मरते रहते हैं, मतलब छोटे छोटे से जानवर और पौधे पानी के अंदर। वाटर करंट की वजह से ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पे सेटल होते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेटल हो गया। अभी इस सेटल के अंदर पहले इनका जो इनका स्केलेटन होता है वो सिलिकॉन का होता है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम स्केलेटन होता है इनका। ये पूरे के पूरे ना एक ऐसा स्टैक बन जाएगा। अब इस स्टैक से क्या होता है ना कि जैसे वक्त बीतता है तो इतना ही बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो तो सारा का सारा जैसे फ्लैशी जो मटेरियल होगा वो डिग्रेड करता है, और सिर्फ सिलिकॉन एल्यूमिनियम जो आर्किटेक्चर था, जो स्केलेटन था, वो बच जाता है, बाकी सब गायब हो जाता है। इसीलिए आखिर में आपके पास एक ऐसा स्पेसिफिक शेप का, मतलब जो उनके स्केलेटन की शेप होगी ना, वो स्केलेटन की शेप का आपके पास कैटलिस्ट बच जाएगा। और क्योंकि स्केलेटन की शेप हमेशा कांस्टेंट होगी, भाई इसे इंसानों में भी आप बात करोगे तो आप चाहे अपन सब अलग अलग लोग हैं पर अपना स्केलेटन नियरली सेम होता है वैसा,
until unless थोड़ा सा आपने मेहनत करी हुई हो। इसके बाद होता है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। इनके नाम आपको याद करने हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं, ठीक है, कि भाई सुक्रोस है, सुक्रोस को हाइड्रोलाइज कराने के लिए तो इन्वर्टेज लगता है या सुक्रेस लगता है। ग्लूकोज है, इसको इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जाइमेज लगता है। स्टार्च है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए डाइस्टेज लगता है। माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए माल्टेज लगता है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए अमाइलेज भी लगाते हैं। यूरिया को डिसइंटीग्रेट कराने के लिए यूरिएज लगता है, और प्रोटीन्स के लिए पेप्सिन लगता है, ठीक है। तो ये आपको नाम याद करना है। अब एंजाइम्स ये रहे। एज सच ये एग्जांपल याद करना है। अब एंजाइम की सबसे अच्छी बात क्या होती है? देखिए, एक तो बहुत एफिशिएंट होता है। अरे रुकना यार, ओहो, तेरे कहाँ गया भाई? लाला कहाँ हो तुम? एक मिनट। यार खो गया वो। आप लोगों को फिर से मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर। हाँ सर, हाँ भाई। ठीक है, अब समझिए। देखिए, एंजाइम की प्रॉपर्टी, पहली बात, हाईली, बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। हाईली स्पेसिफिक होते हैं, एक्टिव, क्योंकि प्रोटीन होते हैं इसीलिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पे ही वर्क करते हैं, ऑप्टिमम पीएच पे वर्क करते हैं प्रोटीन है। वरना यदि ऐसा नहीं होगा तो प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाता है। ये अपन बायोमोलिक्यूल से पढ़ेंगे। और इनको एक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने को एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स लगते हैं। एक्टिवेटर्स क्या होते हैं? ऐसे आयंस होते हैं जो साथ में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम के, ये अपने को देने पड़ते हैं। या और जो कोएंजाइम्स हैं वो ऐसे और अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन की एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, जैसे हमारे विटामिन, ठीक है, जो कैटालिटिक एक्टिविटी को एनहांस करते हैं। और इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स के अंदर इनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। मैकेनिज्म है, शेप स्पेसिफिक होते हैं, समझिए। इसके लिए जिसको मैकेनिज्म है, इसके लॉक इन की थ्योरी दी जाती है। ये बोलते हैं कि भाई जो एंजाइम होता है
वो एक की तरह होता है, और जो सबस्ट्रेट होता है, जो रिएक्टेंट होता है, वो एक लॉक की तरह है। जैसे ही ये एंजाइम की इस लॉक में फिट होती है, तो ये सबस्ट्रेट अपने आप डिसोसिएट कर जाता है और प्रोडक्ट बन जाते हैं। क्लियर है? इस चीज को अपन बोलते हैं लॉक एंड की थ्योरी, जो इसमें दी हुई है आपके लिए। बाकी तो 2-3 थ्योरीज और हैं एंजाइम में डिटेल, बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सम इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट, ऑब्वियसली जो भी कुछ टेबल बना के दे रखा है वो लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद है अगला पार्ट। अगला पार्ट है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होता है? सोल्यूशन का बड़ा भाई। मतलब देखिए, जो सोल्यूशन था वही अब कोलॉइड है, बस इतना अंतर है कि सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल साइज था वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर का था, और जो कोलॉइड है उस कोलॉइड के अंदर जो पार्टिकल साइज है वो 10⁻⁻4 टू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर का है, मतलब बड़ा पार्टिकल है। तो आप उसको देख पाते हैं, मतलब उसकी एक्टिविटीज को स्टडी कर पाते हैं। समझ गए? अब यहाँ पे जो सोल्यूशन में सोल्यूट था उसकी जगह आता है डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्वेंट था उसकी जगह आता है डिस्पर्जन फेज, और सोल्यूशन की जगह आता है कोलॉइड। ये ध्यान देना है आपको। अब कोलॉइड बना लिया है तो क्लासिफाई भी करना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन फेज, फिर नेचर डिस्पर्स फेज और उसकी अट्रैक्शन, फिर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। समझिए, आपके पास सॉलिड डिस्पर्स फेज, सॉलिड डिस्पर्जन फेज, सॉलिड लिक्विड। ये जैसे अपन ने सॉल्यूशंस के अंदर वो 9 कैटेगरी की थी, वैसे ये 8 कैटेगरी है यहाँ पे हमारे पास कोलॉइड्स की। केवल गैस इन गैस नहीं है, क्योंकि गैस इन गैस हमेशा प्योर सॉल्व, वो हमेशा सॉल्व को सोल्यूशन बनेगा। वो कोलॉइड बन नहीं सकता है कि उसमें पार्टिकल साइज इतना अचीव ही नहीं होता, उसमें पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स हैं, आपको एग्जांपल्स रटने हैं, वो आपको अभी तक आइडिया लग गया है, ठीक है। अब बात है कि भाई क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन फेज, लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स होंगे जिसके अंदर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन फेज। डिस्पर्स फेज मतलब सोल्यूट, डिस्पर्जन फेज मतलब सॉल्वेंट। डिस्पर्जन फेज, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये लायोफिलिक होता है। जहाँ पे वो रिपेल करते हैं वो लायोफोबिक होता है। लायोफिलिक कोलॉइड्स रिवर्सिबल कोलॉइड्स होते हैं, और लायोफोबिक कोलॉइड्स आर इरिवर्सिबल कोलॉइड्स, क्योंकि इनको अपन बहुत मेहनत करके बनाते हैं। समझिए, यदि सॉल्यूट सॉल्वेंट को पसंद नहीं करता और अपन कोलॉइड बना रहे हैं तो अपने को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, पहला होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, कि आपने ना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ एग्रीगेट कर गए और उतना बड़ा साइज बन गया कि कोलॉइड बन जाए। दूसरा होता है मैक्रोमोलिकुलर, कि आपका मॉलिक्यूल ही इतना बड़ा है कि वो आराम से कोलॉइड बन जाए, ठीक है। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड मतलब जैसे आपने स्टार्च का कोलॉइड बनाया। स्टार्च का कोलॉइड बनाने का मतलब है, कभी यदि आपने ध्यान दिया हो, यदि आपने देखा हो, तो यदि आप कॉर्न फ्लोर पाउडर को, जैसे कॉर्न फ्लोर पाउडर में स्टार्च होता है, यदि कॉर्न फ्लोर पाउडर को पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करो तो वो जो बनता है ना, वो कोलॉइड होता है। तो मॉलिक्यूल इतना बड़ा होता है, कोई समस्या ही नहीं, कोलॉइड बनाएगा ही बनाएगा। रबड़, एसोसिएटेड कोलॉइड मतलब माइसील्स। माइसील्स क्या होते हैं? माइसील्स होते हैं यदि आप एक ऐसा डिटर्जेंट ले लें जिसके अंदर, डिटर्जेंट के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हेड, जो हेड होता है ना, ये रहा, चलो दे ही रखा है तो मैं क्यों करूँ, ये होता है हेड, ये होता है पोलर, और ये होता है नॉन पोलर। तो क्या करते हैं, ये सारे के सारे नॉन पोलर पार्ट एक साथ आ जाते हैं ऐसे, क्योंकि ये पानी को रिपेल कर रहे होते हैं। इनको क्या मतलब है, तो ये पानी को रिपेल करके सारे एक साथ आ जाते हैं, और यहाँ पे सब जगह जो हेड है, जो पोलर हेड होता है वो एक तरफ आ जाता है, तो ये पानी में रहता है और ये एक साथ रहते हैं। तो ये पार्टिकल इतना बड़ा हो जाता है कि ये कोलॉइड बन जाए।
क्योंकि सिर्फ इतना सा पार्ट है जो पानी से अट्रैक्ट करना चाहता है, ये तो पानी से अट्रैक्ट करना चाहता ही नहीं है। अब जो जो मिनिमम कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर कोलॉइड बन सके, मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पे कोलॉइड बन सके, उसको बोलते हैं सीएमसी, क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। और वो मिनिमम टेम्परेचर, जिस मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर कोलॉइड बनता है उसको बोलते हैं क्राफ्ट्स टेम्परेचर। ठीक है। अब जो सीएमसी की वैल्यू होगी ना, सीएमसी वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोफोबिक पार्ट। जितना बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा उतनी ही कम सीएमसी वैल्यू होगी। मतलब आपके पास है C20H30 C डबल बॉन्ड O, और एक तरफ है C10H30 C डबल बॉन्ड O H20। तो सीधी सी बात है, ये वाला आइटम जो होगा, ये ज्यादा बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट है तो ये जल्दी माइसिल बनाएगा, ये उतनी जल्दी माइसिल नहीं बनाएगा। इसका मैकेनिज्म आपको बता ही चुका हूं अभी। ऐसा। अब ये सफाई कैसे करते हैं? सफाई करने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि ये आपका जो भी कोई स्टेन होता है, देखिए दो टाइप के स्टेन होते हैं हमारे पास जो हमारे कपड़ों पे लगते हैं। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, ये कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने पानी पानी में डाला तो ही निकल जाएगा। एक होता है वाटर इनसॉल्युबल, मतलब ऑयल बेस। अब ये क्या काम होगा ना, ये जो ऑयल स्टेन लगा हुआ है, मान लो ये ऑयल स्टेन लगा हुआ है, वो जो नॉन पोलर पार्ट है वो जाके इससे बाइंड करेगा। ठीक है, नॉन पोलर पार्ट इससे बाइंड कर गया और इन सब में ये पोलर पार्ट लगा हुआ है। ये पोलर पार्ट क्या करेगा? पानी से बाइंड करेगा। तो ये जब आप इसको पानी के साथ साफ करोगे, इसके ऊपर प्रेशर लगाओगे, तो ये वाला पूरा का पूरा और जो पार्टिकल है ये ही बाहर निकल जाएगा और आपके सरफेस से वो साफ हो जाएगी। ठीक है, ये होता है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। अब इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स हमारे पास सबसे पहले केमिकल मेथड्स के हम लोग रिएक्शन करा करा के देखते हैं। रिएक्शन करा करा के ऐसे Al AS2S3 H2S के साथ रिएक्ट करा के कोलॉइड बना सकते हैं। सल्फर कोलॉइड, ये है गोल्ड सॉल। स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो कोलॉइड आप खुद से बनाएंगे। इसके बाद है ब्रेडिक्स-आर्क प्रोसेस। कोलॉइड बनाने का तरीका है, हम क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इसके बीच में एक मटेरियल रख देते हैं। इलेक्ट्रोड के बीच में मटेरियल रखने के और फिर इनको करंट पास करते हैं। तो ये करंट क्या काम करता है, इस मटेरियल को डिसइंटीग्रेट कराता है और डिसइंटीग्रेट करा के बाकी सब जगह डाल देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका भी कोलॉइड बन जाता है। फिर एक है पेप्टिडाइजेशन। पेप्टिडाइजेशन से पहले एक और तरीका होता है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम दो, जैसे चक्की होती थी ना पहले, वैसा लेते हैं पाटे, और यहाँ पे अपन मटेरियल ऐड करते हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट घूम रहे होते हैं। तो ये जो पार्टिकल है उसको इतना ग्राइंड कर देते हैं कि वो उस साइज का हो जाए जिस साइज का कोलॉइड बनता है। ठीक है, तो ये और तरीका है कोलॉइड बनाने का। इसके अलावा एक तरीका होता है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में हम क्या करते हैं, पार्टिकल लेते हैं, जो पार्टिकल को कोलॉइड बनाना है, इसके ऊपर हम कोई आयन चिपका देते हैं जो इसको पेप्टाइजेशन करवाएगा। उसको जो आयन चिपका देते हैं, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। और ये आयन अब जैसे चिपक गया है, ठीक है, तो ये कोलॉइड बन जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। अब बात आती है प्योरिफिकेशन की। तो प्योरिफिकेशन के लिए जो मेथड अपन यूज करते हैं उस मेथड को अपन बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस में अपने को कुछ नहीं करना होता है। डायलिसिस एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर अपन ने ये रखा है, मतलब ये जो रखा हुआ है ना, इसी को समझ लेते हैं। यहाँ से पानी एंटर कर रहा है, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, ये डायलिसिक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर से जो डायलिसिस करना है वो और सॉल्वेंट बाहर आएंगे। हम पानी डालेंगे यहाँ से, पानी के साथ साथ यहाँ पे जिसको डिजोल्व होना है, जिसको आपको बाहर निकालना है, वो उसके बाद बाहर निकल जाएगा और फिर जो भी गंदा पानी होगा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है,
और यदि इसी चीज को अपन चार्ज की प्रेजेंस में कराएंगे तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर, तो वो भी कोलॉइडल के उसके लिए सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, अब यार खुद से पढ़ लेना है, बड़ा बोरिंग है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। टिंडल इफेक्ट का मतलब जानते हो कि भाई यदि आपने कहीं से लाइट मारी तो लाइट मारने के बाद जो पार्टिकल है वो पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देगा, ऐसा, यदि आपने एक स्पेसिफिक जगह पे मारी तो। अरे हार्डी शोल्डर लाने तो दे, अभी आया ही नहीं, मैं कहाँ से बताऊं तेरे को मानस। बताऊंगा हार्डी शोल्डर ही बताऊंगा, और वो ही बताऊंगा क्या कहते हैं उसको, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर, हाँ। उसी के लिए तो मेहनत कर रहा हूँ, यदि वो दोनों नहीं बतानी तो पढ़ाता ही नहीं, कहता बुक से पढ़ लो। एक मिनट रुको यार, पहले पानी पिया जाए। हाँ जी, ठीक है। अब टिंडल इफेक्ट दिखाने के लिए दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो होनी चाहिए। पहली बात, डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल मस्ट नॉट बी मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम डिफर्स ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। ये पहले आया हुआ है और ये फिर आ सकता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स आए हुए हैं पहले, मतलब इनमें से एक आया हुआ है, और नीट में 2-3 बार आया हुआ है, जेई में 1-2 बार आया हुआ है, ठीक है। और सोल्यूशन कलर, जो कोलॉइड होता है उनका एक स्पेसिफिक कलर होता है, क्योंकि वो लाइट को स्कैटर कर रहे होते हैं, तो स्कैटरिंग की वजह से एक पर्टिकुलर कलर आता है, जैसे स्काई इज ब्लू, मिल्क इज वाइट, वो वाला, ठीक है। गोल्ड सॉल इज रेड इन कलर, ठीक है। आगे ब्राउनियन मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, साहब ये याद करने हैं एग्जांपल। और इसमें ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज सॉल है, और ब्लड जो है वो नेगेटिवली चार्ज सॉल है। ब्लड इज a negatively charged sol and hemoglobin is positively charged sol। बाकी सब कचरा है, पढ़ लेना खुद से, इसमें कोई तोप नहीं चलाने वाले। अब देखिए चार्ज देने का तरीका क्या होता है, इसके अंदर एक चीज होती है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। ये भी पहले प्रीवियस ईयर में जेई में आए हुए हैं। देखिए क्या करवाते हैं हम लोग, किसी भी चीज को जब चार्ज देना होता है ना, मान लो मैंने AgNO3 लिया और मैंने Ki लिया, मैंने इन दोनों को मिक्स किया, और इन दोनों को जिस माहौल में मिक्स करूंगा ना उसके हिसाब से इसके ऊपर चार्ज डिसाइड होगा। भाई मैंने क्या किया, AgNO3 को Ki सॉल्यूशन में डाला और ये मैंने ऐड किया, तो समझना बाहर पूरी तरफ Ki है, I माइनस है। आपने AgNO3 डाला, Ag प्लस आया, AgI का पीपीटी बनाई लो, AgI का पीपीटी बन गया, पर अभी भी बाहर सराउंडिंग में I माइनस है, तो वो I माइनस बाहर इसके चिपक जाएगा, तो ये कोलॉइडल चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल बन जाएगा। और वैसे यदि मैंने Ki को AgNO3 में डाला तो क्या होगा, आपके पास AgI का पीपीटी बन जाएगा और चारों तरफ Ag प्लस चिपक जाएगा।
ठीक है, तो ये इस तरीके से आप पार्टिकल बनाते हैं। FeCl3 को आपने पानी के अंदर डाला तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब वही बात है कि भाई पानी आपने NaOH किस में डाला है, NaOH आपने FeCl3 में डाला है या FeCl3 NaOH में डाला है, उसके हिसाब से चार्ज डिसाइड होगा। ठीक है, अब ये जो चार्ज लेयर बनती है, उस चार्ज लेयर के बनने की वजह से AgI बना, तो AgI के चारों तरफ I माइनस मान लो लग गया, तो I माइनस लगेगा और उसके बाजू में K प्लस लगेगा, पूरी लेयर लगेगी। तो इन दोनों लेयर्स के कारण यहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट होगी, जिस पोटेंशियल को बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल। ठीक है, अब आपको यदि इनको सेपरेट आउट करना है पार्टिकल्स को, तो आप इलेक्ट्रोफोरोसिस करवा सकते हो। इलेक्ट्रोफोरोसिस के अंदर हम 2 प्लैटिनम रॉड्स लेते हैं, बीच में मटेरियल भरते हैं, यहाँ पे कोलाइडर पार्टिकल डालते हैं, ये नेगेटिव इधर डालते हैं, करंट फ्लो करते हैं इधर जाता है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज बाय साइज या सिर्फ साइज बेसिस के ऊपर सेग्रीगेट हो जाता है। ठीक है, आगे अब पढ़ लेना यार, इसमें कुछ नहीं है। अब है कोगुलेशन ऑफ कोलॉइड्स। देखिए कोलॉइड्स को कोगुलेट कराने का तरीका क्या है। यदि आपके पास चार्ज कोलॉइड्स है, तो चार्ज कोलॉइड को प्रेसिपिटेट कराने के लिए आप क्या काम कर सकते हो, आप उसको अपोजिट चार्ज दे सकते हो या इलेक्ट्रॉन दे सकते हो या फिर जो भी। तो पहला तरीका इलेक्ट्रोफोर्स, आपने उसको डायरेक्ट पोटेंशियल दे दिया, मतलब उसको चार्ज दे दिया, वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। दूसरा, 2 अपोजिटली चार्ज सोल्स को मिला दिया, मतलब एक पॉजिटिव सोल लिया एक नेगेटिव सोल लिया, दोनों को मिला दिया, न्यूट्रल हो गया, बात खत्म हो गई। बॉइलिंग कर दी। बॉइलिंग करने का मतलब क्या है, आपने मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी दे दी है कि अब वो वैसे एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, और वो मतलब एनर्जी दी है तो अब वो कोलाइडल फॉर्म में नहीं रह पाएंगे, तो प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। डायलिसिस के अंदर भी आप वही कर रहे हो कि कोलाइड को अनस्टेबल कर रहे हो। अब है अगला इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके। देखिए इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने का क्या मतलब है कि हम लोग जो कोगुलेशन है वो कराने के लिए यदि नेगेटिव कोलॉइड है हमारे पास, तो हम एक पॉजिटिव आयन डाल रहे हैं, और एबिलिटी of positive ion to precipitate negatively charged colloid is called flocculation power. ठीक है, is called flocculation power, and same ability will be there for an ion for a positively charged colloid. ठीक है, और ये कहता है कि जो कोलॉइडिंग पावर होती है, जो जो फ्लॉक्युलेशन पावर होती है, मतलब बेसिकली ये जो एबिलिटी है ना, ये फ्लॉक्युलेशन पावर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, और यदि चार्ज सेम हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, क्योंकि तभी प्रेसिपिटेशन बेटर होगा। इस चीज को अपन लोग बोलते हैं हार्डी-शुल्ज रूल। ये रहा, समझ में आ गया। और ये जो मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर required to precipitate sol in 2 hours is called coagulation value, और जो coagulation value का इनवर्स होता है, coagulation value का इनवर्स is called coagulating power या flocculating power। मतलब the smaller the higher will be coagulation power। जो coagulation power होती है ये coagulation value का इनवर्स होती है। ठीक है, मतलब जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी ज्यादा पावर होगी। इसके बाद आता है कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक। लायोफिलिक है, दूसरा चार्ज पार्टिकल डाल दो, इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, सॉल्वेंट डाल दो, जिसके अंदर जो करना है कर लो। मतलब ये करना आसान है, लायोफिलिक को अलग करना, क्योंकि बनता भी आसानी से। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स के अंदर देखो क्या होता है ना, लायोफिलिक कोलॉइड्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलॉइड्स। वो तो होना ही है, क्यों होना है, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे अट्रैक्शन कम है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार लायोफोबिक कोलॉइड को प्रोटेक्ट करने के लिए लायोफिलिक कोलॉइड डाल देते हैं, और वो लायोफिलिक कोलॉइड इसको इसको चारों तरफ से, लायोफोबिक कोलॉइड को चारों तरफ से ढक लेता है और उसको स्टेबलाइज करता है, और उस केस में उसको प्रोटेक्टिव कोलॉइड बोलते हैं। और किसी भी कोलॉइड की जो ये प्रोटेक्शन वाली पावर होती है, इसके लिए एक टर्म डिफाइन की जाती है गोल्ड नंबर, जो मैं सबसे आखिरी में डिस्कस करूंगा।
इसके बाद आता है इमल्शंस। इमल्शंस होते हैं लिक्विड एंड लिक्विड, जैसे ऑयल एंड वाटर या वाटर एंड ऑयल। कभी इमल्शंस का नाम सुना है आपने? अरे सुना है कि नहीं? हाँ सर सुनो। हाँ सर, आप ही ने पूछा था पहले। हाँ, ट्रैक्टर इमल्शंस एंड पेंट्स, मिल्क। और यदि किसी ने बायो अच्छे से पढ़ी होगी, यदि मतलब ज्यादा पढ़ी होगी अच्छे से, तो क्या ज्यादा, तो पेट में जो फैट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वहां पे इमल्सिफिकेशन होता है, बाइल सॉल्ट उसको इमल्सिफाई करते हैं। हाँ सर। ठीक है, ये रहा इमल्सिफिकेशन। अब यार पढ़ लेना खुद से। कोलॉइड द अराउंड अस, वही एप्लीकेशन है। ये दुनिया भर के देखो क्या क्या कोलॉइड है। ब्लू कलर ऑफ इसको है फॉग, फूड पार्टिकल्स, ब्लड, ब्लड, सॉइल, डेल्टा, एप्लीकेशन। पढ़ लेना यार, अभी खुद से थ्योरी है, इसके लिए मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए। ध्यान रखना गोल्डन रूल नंबर 1। ओहो, रीड एंड लर्न all examples of NCERT। और मैं ये जेई मेंस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, जेई मेंस एंड एडवांस्ड। इसका पेपर आपके उसमें से नहीं आ सकता है यदि आप सोचते हैं ना कि कोलाइडल, अरे यार आई हेट दिस। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी के बाहर का आ सकता है, तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये कोई सरफेस केमिस्ट्री है ना, ऐसा कोई चैप्टर नहीं होता है, ये ब्रांच है पूरी अलग से, इतना याद नहीं होता है। यदि कोलॉइडल की बुक चाहिए हो तो बता देना, कोलॉइडल की अलग केमिस्ट्री है, कोलॉइडल केमिस्ट्री एक अलग से ब्रांच है। सरफेस केमिस्ट्री नाम का चैप्टर उन्होंने जब बनाया, जब मैंने मतलब ये है कि सरफेस केमिस्ट्री है, ये चैप्टर ही गलत है, पर है तो है। अब इसके अंदर अपने को एक चीज पढ़नी है, वो है गोल्ड नंबर, जो मैंने आपको नहीं बताया, जो मेरे को अभी आपको बताना है। अरे आगे जा, आगे जा, आगे जा, आगे जा, नहीं जा रहा। गोल्ड नंबर, ये क्या होता है? इट इज milligrams of protective colloid that can restrict precipitation of 10 ml gold sol by 1% 10 ml NaCl solution। इस चीज को बोलते हैं गोल्ड नंबर। ठीक है, मतलब इतना बड़ा गोल्ड नंबर होगा, मतलब आप कोई प्रोटेक्टिव कोलाइड यूज कर रहे हो, प्रोटेक्टिव कोलाइड गोल्ड सॉल को यदि बचा सकता है तो उसको गोल्ड गोल्ड नंबर बोलते हैं। और जितनी कम वैल्यू होगी, मतलब लोअर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, बेटर is protecting ability of colloid। ठीक है, अब मतलब सर बोल भाई। तो इसके बाद क्या लिखा है? गोल्ड नंबर क्या? इसके बाद क्या लिखा है? गोल्ड नंबर इक्वल टू इसके बाद एमजी के साथ। अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने? गोल्ड नंबर इज the mass of protective colloid in mg। the mass of protective colloid in mg that can restrict
precipitation of 10 ml of gold sol by 1% 10 ml NaCl solution. ठीक है, और ऐसे ही प्रोटेक्टिव कोलाइड्स के एग्जांपल होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, ये भी दे रखे हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो इमल्शंस को स्टेबलाइज करते हैं। तो यदि आप कभी कोई ऐसा सामान खरीदे ना खाने का, तो उसके ऊपर E1 2 3 4 करके कुछ नंबर लिखा हुआ होता है, ये इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं। वो जो पर्टिकुलर आप केचप खरीद रहे हो या वो जो आप एक मटेरियल खरीद रहे हो उसको स्टेबलाइज करते हैं, वो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, सर बोल भाई। सर पर अगर गोल्ड नंबर बढ़ेगा तो फिर मास ऑफ प्रोटेक्ट भी बढ़ेगा, तो फिर हाँ, तो उससे तो अच्छी होगी ना। क्यों आगे अच्छी हो? तेरे को कोलाइड बचाना है, तेरे को वो जो प्रोटेक्टिव कोलाइड है उससे क्या लेने देना भाई? तूने यदि सोच के 10 ग्राम डाला और 1 ग्राम डाला, तेरा प्रोटेक्टिव कोलाइड की मतलब जो तेरा ओरिजिनल कोलाइड है उसके लिए, वो तेरे लिए मतलब उसके लिए क्या चीज बेटर है कि तू 1 ग्राम डाले कि 10 ग्राम डाले या 1 मिलीग्राम डाले? तेरे फ्रेम में रख के सोच कि क्या चीज फीजेबल रहेगी, 1 ml डालना, 10 ml डालना या 1 लीटर डालना 10 ml बचाने के लिए। समझ गया? हाँ सर। चैप्टर खत्म, कुछ नहीं है ऐसे मेरे को बताने को। सर एक्स बाय एम क्या होता है? एक्स बाय एम मास ऑफ हाँ मतलब एडजॉर्बेट पर मास ऑफ एडजॉर्बेंट। अरे भाई किसका मॉड्यूल? मैं मानस भेज दूंगा भेज दूंगा भेज दूंगा भेज दूंगा भेज दूंगा भेज दूंगा मानस नहीं है तो नहीं ले। सॉरी 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 मानस, सॉरी सॉरी। किसका है? निलय किसका मॉड्यूल चाहिए तेरे को? हाँ हाँ मानस, चैप्टर खत्म हो गया। मैं तेरा टेक्स्ट पढ़ा, उसके बाद मैं निलय का टेक्स्ट पढ़ा। हाँ हाँ भाई, सरफेस केमिस्ट्री का मॉड्यूल है यार, बिल्कुल है, इज्जत के साथ। आप ऐसा सोचे ही नहीं कि अपने अपन मॉड्यूल नहीं होगा, मॉड्यूल है अपने पास, मॉड्यूल देंगे भी आपको। इसका मॉड्यूल तो बनाने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल शुद्ध रूप से जो मॉड्यूल है वो मतलब उसके अंदर तो मैं ये भी, इस पे 2 टाइप के न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं जब आएंगे तब बताना। जब तू करेगा तब तेरे को रियलाइज होगा कि ये नहीं बताते तो अच्छा होता। हाँ डन साहब, चलिए यहाँ रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ मैं। रिकॉर्डिंग कहाँ हो तुम? यहाँ हो तुम, स्टॉप।